तो अब हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का करने वाले, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। मेरे पास नीचे जो कलेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है उसमें से पूछ रहा है कौन सेट है, और हम लोगों को जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं सेट होता क्या है। हम लोग इसको ऑलरेडी लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके लेक्चर 1 को देखें, फिर ये क्वेश्चन डिस्कशन देखेंगे, उनको आराम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी क्विक समराइज कर देता हूँ सेट होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि सेट सेट किसको कहते हैं, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट कहते हैं। मतलब सेट किसको कह रहे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो मेरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब सवाल उठता है मेरे पास कि वेल डिफाइंड क्या होता है। कलेक्शन तो हमको समझ में आ जाएगा, कलेक्शन मतलब जो ग्रुप ऑफ नंबर ऑब्जेक्ट कुछ भी होगा उसको कलेक्शन बोलेंगे। लेकिन सेट होने के लिए ना मेरा सबसे मेन रिक्वायरमेंट होता है वेल डिफाइंड होना चाहिए। कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हम पूरे दुनिया में किसी भी कोने से किसी से भी हम वो सवाल करें तो सभी का आंसर सेम आना चाहिए। तो वैसे कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे कि हम 3 बच्चा कंसिडर करते हैं, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, एक बच्चा सी है। और अगर हम तीनों से कोई पर्टिकुलर सवाल करें और तीनों का जवाब सेम आएगा, अगर तीनों का जवाब सेम आ जाए तो वैसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड बोलेंगे। और अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो उसको हम लोग सेट बोल देंगे। लेकिन अगर कोई सवाल हम तीनों बच्चे से करें और हो सकता है इसका जवाब और इसका जवाब मैच ना करे, अलग अलग हो जाए, मतलब वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो वैसे कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब वो मेरा सेट भी नहीं कहलाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस मेरा लेक्चर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ जो गिवन कलेक्शन है उसमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमको वैसा कलेक्शन बताना है मंथ्स का जो लेटर जे से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यही सवाल अगर हम कोई भी एट रैंडम 3 बच्चे को कंसीडर करते हैं, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है और एक बच्चा सी है, मेरे पास 3 बच्चा है। अब तीनों से हम यही सवाल करते हैं कि तुम हमको बताओ वैसा कलेक्शन बताओ मंथ्स का जो लेटर जे से शुरू हो रहा है। तो ए क्या बोलेगा, ये तो बहुत आसान है, ये बोलेगा जनवरी, जून, जुलाई। वैसे बी से अगर ये सवाल करेंगे तो ये भी यही जवाब देगा, जनवरी, जून, जुलाई। सी से भी करेंगे तो वो भी बोलेगा जनवरी, जून, जुलाई, क्योंकि मंथ्स में जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करते जाएंगे तो बस 3 ही मंथ्स ऐसा है जो लेटर जे से शुरू हो रहा है। तो तीनों के लिए ये जवाब देखें तो क्या नजर आ रहा है, तीनों के लिए जवाब सेम है। और अगर वैसा कलेक्शन जो तीनों के लिए सेम हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोल देंगे। और अगर ये वेल डिफाइंड है क्योंकि ये सबके लिए सेम है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये मेरा जो गिवन कलेक्शन है वो सेट है। समझ पा रहे हो, मतलब कि वेल डिफाइंड होने का मतलब ये हो रहा है कि वो जो कलेक्शन मेरा है वो सबके लिए सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेल डिफाइंड बोल देंगे। उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। हमसे क्या पूछ रहा है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताना इंडिया का। अब हम अगर उसी तरीके से 3 बच्चा कंसिडर कर लेते हैं, एक ए है मेरे पास, एक बी है और एक सी है। 3 बच्चा हम कंसिडर कर लिए, ठीक है। अब हमसे सवाल कर रहा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम पूछ रहा है। तो अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हम किस बेसिस पे बता सकते हैं। हो सकता है ए के लिए जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो जाए वो बी के लिए ना हो सकता है बी के लिए जो मोस्ट टैलेंटेड हो वो इसके लिए ना हो। मतलब कि ये जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ना। तो अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ऐसा कलेक्शन तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। और अगर ये मेरा वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये मेरा सेट भी नहीं है। सेट होने के लिए क्या जरूरी है, उसको वेल डिफाइन होना चाहिए। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये कलेक्शन मेरा सेट नहीं है। समझ पा रहे हो, मतलब कि सेट होने के लिए बस ये चीज हमको चेक करना पड़ेगा कि वो जो कलेक्शन बनेगा उसका सेट का वो सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो वेल डिफाइंड, सेम नहीं है तो वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब हमको एक टीम बनाना है जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होने चाहिए। अब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का टीम बनाना है। अब जैसे हम यही सवाल
इन तीनों बच्चे से पूछते हैं, तो ए के लिए हो सकता है जो 11 बेस्ट बैट्समैन में हो सकता है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ग्लेन मैक्सवेल, अनिल कुंबले, मतलब मिला जुला के 11 प्लेयर बैट्समैन बॉलर मिलाकर के ये बनाया। उसी तरीके से बी हो सकता है ज्यादा मॉडर्न हो तो शुभमन गिल, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नेहाल वडेरा, ये सब का एक ग्रुप बनाएगा। वैसे ही सी अपना अलग एक ग्रुप बनाएगा बैट्समैन का। तो हो सकता है तीनों के लिए अलग अलग बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का अलग अलग कलेक्शन तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हो सकता तीनों का कलेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो अगर तीनों का कलेक्शन वेरी कर जा रहा है, इसका मतलब इस टाइप का जो कलेक्शन होगा वो मेरा वेल डिफाइंड नहीं होगा। और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तो इसको हम लोग सेट नहीं बोल पाएंगे। सेट होने के लिए ये कलेक्शन सबके लिए सेम होना चाहिए। बट अगर कलेक्शन सबके लिए सेम नहीं हो रहा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो वैसे कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सेट नहीं है। समझ पा रहे हो ना। तो उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर कोई हम पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं तुम लोग के स्कूल का ही क्लास 11 को हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम तुमसे ही सवाल करते हैं, तुम्हारे क्लास के ही 3 बच्चे को हम उठा लेते हैं, ए बी सी, और हम तुमसे पूछेंगे कि तुम अपनी क्लास के सारे बॉयज का नाम बताओ, तो ए भी जो बॉयज होगा, बी भी जो बॉयज होगा, और सी भी क्लास में जो बॉयज होगा वही ना नाम बताएगा, क्योंकि ये तीनों उसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो इसको तो पता ही है कि क्लास में कौन कौन बॉयज है। तो ये जो नाम बताएगा, ये जो नाम बताएगा, ये जो नाम बताएगा, वो तीनों तो सेम ही ना होगा, क्योंकि पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो क्लास में तो फिक्स है कि यही यही बॉयज मौजूद है। तो इसका मतलब तीनों का आंसर सेम हो गया। और अगर तीनों का आंसर सेम हो गया तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, वेल डिफाइंड बोल देंगे। और अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये जो कलेक्शन गिवन है ये मेरा सेट बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब 100 से कम जितने नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये सवाल हम यही 3 बच्चे से पूछते हैं कि तुम हमको बताओ 100 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन है, तो ये तो फिक्स है कि तीनों का जवाब इस केस में सेम ही होगा। अगर हम ए से पूछ दे तुम हमको 100 से कम नेचुरल नंबर बताओ, तो वो क्या बोलेगा, 1 से लेकर 99 तक जवाब देगा। वैसे ही ये भी बोलेगा 1 से लेकर 99 तक, ये भी बोलेगा 1 से लेकर 99 तक जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 100 से नेचुरल नंबर है। तो अगर तीनों का आंसर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर यहाँ तीनों का आंसर सेम आ रहा है तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, वेल डिफाइंड बोल देंगे। और अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये मेरा सेट बन जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स। हमको नॉवेल्स का कलेक्शन बताना है, किसका, किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद जो लिखे हैं अपने नोवेल वो तो फिक्स नंबर में होगा। तो चाहे हम ए से पूछे, चाहे बी से पूछे, चाहे सी से पूछे, तीनों का जवाब क्या होगा कि फिक्स होगा कि इतना नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद्र लिखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि तीनों का जवाब सेम हो गया। और अगर तीनों का जवाब सेम हो गया तो ये जो कलेक्शन तैयार हो रहा है ये क्या हो जा रहा है, वेल डिफाइंड हो जा रहा है। और अगर ये वेल डिफाइंड है तो यहाँ पे जो गिवन कलेक्शन है ये मेरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखें हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, हम लोग से नेक्स्ट सवाल कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमसे क्या पूछ रहा है, इवन इंटीजर्स पूछ रहा है। ठीक है, अब इवन इंटीजर का कलेक्शन हम दुनिया में किसी भी बच्चे से पूछ ले, चाहे यही तीनों बच्चे ले चाहे कोई और बच्चे ले, वो क्या बोलेगा, इवन इंटीजर का कलेक्शन 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये जो कलेक्शन है वो सभी के लिए तो सेम ही ना होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी थोड़ी करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो गिवन कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड। और अगर ये वेल डिफाइंड है तो इसको हम लोग सेट कह देंगे। उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो अगर हम चैप्टर सेट की बात करें तो सेट चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो फिक्स्ड होगा ना। अगर चैप्टर में क्वेश्चन फिक्स्ड है तो चाहे हम पर्सन ए से पूछें, चाहे पर्सन बी से पूछें, चाहे पर्सन सी से पूछें, वो तो फिक्स ही बताएगा। जैसे हम सपोज कर लेते हैं इसमें 100 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो पर्सन ए भी 100 बताएगा, पर्सन बी भी 100 बताएगा, पर्सन सी भी 100 बताएगा कि इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन है वो सबके लिए क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। और अगर ये वेल डिफाइंड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो गिवन कलेक्शन ये मेरा सेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। हमसे पूछा जा रहा है दुनिया का मोस्ट डेंजरस एनिमल का नाम। तो ये अगर हम सवाल करें तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ना। हो सकता है ए के लिए जो मोस्ट डेंजरस हो बी के लिए ना, ए के हिसाब से लगता है टाइगर मोस्ट डेंजरस है, बी के हिसाब से लगता है लायन मोस्ट डेंजरस है, सी के हिसाब से लगता है लेपर्ड मोस्ट डेंजरस है। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला सवाल है। तो अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है तो इसका मतलब जो गिवन कलेक्शन है ये मेरा वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा सेट नहीं है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो रहा था। हमको बस एक चीज ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में कोई भी कलेक्शन दिया होगा हमको चेक करना है कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। और वेल डिफाइंड कैसे चेक करेंगे? एक सिंपल सा तरीका है, हम कोई भी 3 बच्चे को कंसीडर कर लेंगे और तीनों से उस क्वेश्चन का जवाब मांगेंगे, और अगर तीनों ने वही जवाब दिया इसका मतलब वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। और अगर वो आंसर वेरी कर गया पर्सन टू पर्सन तो वो मेरा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट भी नहीं होगा, और अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट हो जाएगा। बस इस बात का हमको ध्यान रखता है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेट ए, हम लोगों को एक सेट दे दिया है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। हम लोग को एक सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट 1 है मेरे पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 एलिमेंट्स मौजूद है। और हमको क्या कहा जा रहा है? इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। हमको एप्रोप्रिएट सिंबल यहाँ पे यूज करना है कि यहाँ पे बिलोंग्स टू का इस्तेमाल होगा या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू का इस्तेमाल होगा। तो बस हमको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे जो गिवन एलिमेंट है वो अगर सेट में मौजूद है तो यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे, अगर नहीं मौजूद है तो डज नॉट बिलोंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे 5, क्या ये 5 एलिमेंट सेट ए में मौजूद है? तो हाँ, सेट ए में ये 5 एलिमेंट मौजूद है। तो अगर सेट में मौजूद है तो हम यहाँ बिलोंग टू का सिंबल लगा देंगे। वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? 8 दिया हुआ है, तो इस सेट में क्या 8 गिवन है? नहीं है। तो अगर 8 गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। उसी तरीके से 0, क्या इस सेट में 0 गिवन है? 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं है ए सेट में, तो हम लिख देंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी तरीके से 4 चेक करेंगे क्या सेट ए में है? हाँ, 4 सेट ए में मौजूद है, तो यहाँ पे हम बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे 2। क्या 2 सेट ए में है? तो हाँ 2 है, तो यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। 10, क्या 10 है सेट ए में? तो हम क्लियर देख सकते हैं यहाँ 6 तक है ही है, तो 10 तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगा देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है कि हमको राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायरेक्टली एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिखना है तो हम लोग को जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक सेट दे दिया है ए। कौन सा सेट दे दिया है? एक सेट ए दे दिया है। ठीक है, अब उस सेट ए में एक्स एक एलिमेंट है, वो क्या है? इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? इंटीजर्स आएंगे। और किस टाइप का इंटीजर्स? जो -3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो वैसा एलिमेंट आएगा जो -3 से शुरू होगा और 7 तक जाएगा, बट 7 से कम रहना चाहिए। तो कौन कौन आ जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। अगर ये सिर्फ रहता तो हम -3 को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन नीचे पे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिया है, इसलिए -3 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मेरा ए सेट के अंदर का एलिमेंट्स हो गया रोस्टर फॉर्म में। उसी तरीके से बी नंबर में हम लोग देख लेते हैं। ये सेट बी गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले बी सेट लिख लेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने बोलेंगे। हमको यहाँ पे क्या लिखना है? नेचुरल नंबर लिखना है, 6 से कम। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन है? 1 2 3 4 5। तो ये 6 से कम नेचुरल नंबर हो गया, तो बी सेट भी मेरा तैयार हो गया। उसी तरीके से हमको सी सेट लिखना है। अब सी सेट में क्या लिखना है? वैसा एलिमेंट लिखना है एक्स कि जो क्या होना चाहिए? 2 डिजिट का होना चाहिए। एक्स वैसा एलिमेंट्स होगा जो क्या होना चाहिए? 2 डिजिट्स का होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जब हम सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। मतलब कि वो डिजिट का सम कितना आना चाहिए हम लोगों का? 8 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि समझते हैं, जैसे कि अगर हम 17 लिख दें तो 17 का अगर हम डिजिट्स का सम करेंगे ना तो 1 + 7 8 हो गया। तो हमको वैसा एलिमेंट लिखना है जिनका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन हो सकता है? 17 हो सकता है मेरे पास, 26 हो सकता है, इनका सम 8 हो जाएगा। साथ ही साथ 35 हो सकता है हम लोगों के पास, और अगर हम देखें तो 44 हो सकता है, और अगर हम देखें तो 53 हो सकता है, और देखें तो 62 हो सकता है, 71 हो सकता है, और 80 हो सकता है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं जिनका सम क्या हो रहा है मेरा? जिसका सम हम लिख सकते हैं 8। तो यही वहां यहाँ पे वही सारे एलिमेंट्स आ जाएगा। मेरा पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट 26 आ जाएगा, तीसरा एलिमेंट 35 आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 44 आ जाएगा, उसके बाद एलिमेंट मेरा 53 आ जाएगा, उसके बाद जो एलिमेंट है वो 62 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, और 80 आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं मेरे जो कि इस सेट में रोस्टर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास डी सेट दिया हुआ, डी क्या दिया है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डी सेट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर लेंगे। तो हम लोगों को एक ऐसा एक्स दिया है जो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब कि डी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, और साथ ही साथ वो 60 का डिवाइजर होना चाहिए। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है, तो 2 मेरा है जो 60 को डिवाइड कर देगा, 3 है वो भी 60 को डिवाइड कर देगा, 5 है 60 को डिवाइड कर देगा। तो मेरे पास 3 प्राइम नंबर्स है जो 60 को डिवाइड कर देगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो 60 को डिवाइड कर दे। तो मेरे पास बस 3 ही एलिमेंट हो जाएगा डी सेट में। उसी तरीके से ई सेट की बात करें तो ई सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट चेक करने की कोशिश करते, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड। अब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो एलिमेंट्स हमको कहां से लाना है, ट्रिग्नोमेट्री जो मेरे पास वर्ड गिवन है इससे हमको एलिमेंट लेना है। अब एक चीज ध्यान में रखना है, कोई भी जो भी हम एलिमेंट यहां पुट करेंगे वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो क्या क्या मौजूद है, एक टी मौजूद है तो टी काट देते हैं, एक यहां पे है और एक यहां पे। रिपीटेड डिजिट हम लोग नहीं लिख सकते, आर है एक तो आर हम काट देते हैं, यहां पे है यहां पे है, 2 जगह आर है, चाहे कितना बार भी रिपीट हो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे और क्या गिवन है, आई गिवन है तो आई लिख देते हैं, यहां से आई काट दे रहे हैं। जी गिवन है, जी काट दिए, और ओ है, ओ 2 जगह है तो हम 2 जगह काट दिए। उसके बाद एन है, एन काट दिए, फिर एम है, एम काट दिए, फिर ई है, ई को काट दिए, और फिर वाई है, वाई लिख दिया। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं मेरे पास इस सेट के अंदर। तो यही सारे एलिमेंट्स को यहां ला के हम पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या है, टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, एम है, ई है, वाई है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मीनिंग सेम ही होगा, ठीक है। और यहाँ कॉमा से सेपरेट कर देंगे, कॉमा देना भूल गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 5। उसी तरीके से एफ सेट को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। एफ सेट क्या गिवन है, हमको सेट ऑफ ऑल लेटर्स बताना है इससे निकाल के। तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन के जैसा है, तो इसको हम लोग उम्मीद करते हैं आप आराम से बना लीजिएगा। तो हम इसको स्पीड में लिखते रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास बी है तो हम यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो ई नजर आ रहा है एक मेरे पास, यहाँ पे एक ई है, एक यहाँ पे ई है, फिर 2 बार टी रिपीट हो रहा है तो हम 2 बार टी के बदले एक ही टी लिखेंगे और एक आर है। तो ये मेरा एफ सेट के अंदर एलिमेंट्स हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको अच्छे से इन डिटेल में समझ चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो चलिए उसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है ना कि किसी भी सेट को हम कोई रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिखे, मतलब कोई सेट लिख दिए, फिर यहाँ एक्स लिख देंगे, सच दैट का साइन लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम जो भी सेट के अंदर बात किया गया उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। लेकिन एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म बोलेगा तो आंख बंद करके जो सेट का नाम दिया वो लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिखेंगे, सच दैट का साइन देंगे। ये 110% हर बार होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन बदलते रहेगा सेट के अकॉर्डिंग। तो चलिए इस पे हम लोग सवाल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को एक सेट दिया हुआ लेकिन इसका कुछ नाम नहीं दिया है, तो हम अपने मन से एक सेट इसका नाम ले लेते हैं, ए नाम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिखेंगे, सच दैट लिख दिए। सेट बिल्डर बोला, इतना फिक्स है, करना ही करना है। अगर यहाँ सेट का नाम जैसे पी दे देता तो हम यहाँ पे P लिख देते, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिया तो हम इस सेट का नाम A ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिया है तो इस एलिमेंट्स को हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना है। तो अगर हम इस एलिमेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या नजर आ रहा है, ये 3 का मल्टीपल्स है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मतलब कि जो x गिवन है वो क्या है, 3 का मल्टीपल्स है, तो हम x को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n, मतलब कि n के जगह यहाँ 1 लिखेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा x, n के जगह 2 लिखेंगे तो x का वैल्यू 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे n के जगह हम 3 लिख देंगे तो x 3 3 जा 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे n के जगह हम 4 लिखेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा मेरा x। तो इस तरीके से हम x को लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे जो स्मॉल n है वो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। और वो नेचुरल नंबर कितना है, 4 ही तक जा रहा है, मतलब कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो 4 पे जाके दी एंड हो जा रहा है। मतलब कि एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स गिवन है वो क्या है, 3 का मल्टीपल्स है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब कि 3 1 जा एक बार हुआ, एक बार 3 2 जा हुआ, एक बार 3 3 जा हुआ,
एक बार 3 4 हुआ, तो ये वाला वैल्यू 4 3 2 1 बदलते जा रहा है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x मेरा क्या 3 का मल्टीपल्स है, n मेरा कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, तो वही सबसे पहले हम क्या लिख दिए, x मेरा 3 का मल्टीपल्स है तो x इज इक्वल टू 3n लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है वो 1 2 3 4 हो रहा है, तो 1 2 3 4 के लिए हम क्या लिख दिए कि ये जो मेरा n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब वो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड इस तरीके से चलता जाएगा। और साथ ही साथ जो n है मेरा वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, जो n है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 2 3 और 4 पे जाके रुक जा रहा है। तो इसका मतलब n का ये वैल्यू हो गया, मतलब n के जगह एक बार 1 पुट करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, n के जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, n के जगह 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, n के जगह अगर हम 4 पुट करेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतना काम हम हर बार करेंगे और बाकी फिर देखेंगे सेट का एलिमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी सेट नहीं दिया तो इसका कुछ नाम ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सपोज दैट बी लिखे, एक्स लिखे, सच दैट का सिंबल लगा दिए। अब यहाँ पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मेरे पास क्या है, 2 1 2 2 2 4 2 3 नहीं हुआ 6, मतलब ये 2 का टेबल तो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो हमको ये चीज नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 गिवन है, ये 2 का पावर 4 गिवन है, ये 2 का पावर 5 गिवन। मतलब कि यहाँ पे जो मेरा x है वो कुछ इस तरीके से 2 का पावर n के फॉर्म में, और n कहां तक गया है, ये 2 के पावर n के फॉर्म में, और यहाँ पे जो n है वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये वाला n मेरा चल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हम x को इस तरीके से लिख सकते हैं, और साथ ही साथ जो मेरा n है वो कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और नेचुरल नंबर में कितना दूर तक जाना है, 5 तक जाना है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है मेरा n और 5 पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से मेरा सेट बी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वाले सेट की बात करें तो सबसे पहले यहां भी उसी तरीके से लिख देते हैं, c इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट। अब इसके एलिमेंट को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके एलिमेंट्स क्या है, अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, 5 का पावर 1 दिया है, यहाँ 5 का पावर 2 दिया है, यहाँ 5 का पावर 3 दिया है, 5 का पावर 4 दिया है, मतलब यहाँ 1 2 3 4 बदल रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो मेरा x है वो 5 के पावर n के फॉर्म में है, और ये n क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर है एक तरह से देखा जाए तो। n मेरा कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और कहां तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है मेरा n और कहां पे जाके दी एंड हो जा रहा है 4 पे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हम लोग को एक सेट दिया है जिसमें कि क्या गिवन है, 2 4 6 इस टाइप का सेट चल रहा है, और इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ सेट कुछ नहीं दिया तो हम एक काम करते हैं, अपने मन से ABCD करके ले रहे हो तो हम इसको D मान लेते हैं, D इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट। अब यहाँ अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, 2 का मल्टीपल चल रहा है, पहला 2 1 2 है, दूसरा 2 2 4 है, तीसरा 2 3 6 है, एंड आगे इस तरीके से चलता जा रहा है। तो जो मेरा x है वो क्या है, 2n का फॉर्म में है, और ये जो है ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ये बदलते जा रहा है ना, 3 4 आगे सो ऑन। तो इसका मतलब ये जो मेरा n है वो क्या है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब एक चीज ध्यान में दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमको बता देता था कि 8 में जाके खत्म हो जा रहा है, 10 में खत्म हो जा रहा है, तो हम यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे कि n 1 से शुरू हो रहा है, 5 में जाके खत्म हो जा रहा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करें तो आगे कोई रिस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं, यहाँ चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो हम भी यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज कर देंगे करली ब्रैकेट दे करके। तो इस तरीके से मेरा ये सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n नेचुरल नंबर से आ रहा है, n के जगह मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमको x का अलग अलग वैल्यू मिलते चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग को यहाँ पे एक नंबर दिया और इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो एज इट इज पीछे की तरह यहाँ भी लिखेंगे e इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट। अब हम लोग x के बारे में पता करते हैं, x किस टाइप का एलिमेंट्स गिवन है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, आगे मेरे पास 4 का स्क्वायर होगा एंड डॉट 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 10 का स्क्वायर है। मतलब अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो बेस बदल रहा है, 1 के बाद 2 हो गया मेरा बेस, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, एंड 4 5 6 इस तरीके से मेरे पास बेस बदल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो x है वो मेरा इस टाइप का है, n
का पावर 2 के फॉर्म में है। ये जो n है ये बदलता जा रहा है, और n किस टाइप का नंबर है, 1 से लेके 10 तक मेरा n है ना, तो n सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 से 10 के बीच को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी n नेचुरल नंबर हो गया, और n 1 से 10 के बीच में, मतलब यहां हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, 1 से शुरू हो रहा है n और 10 पे जाके खत्म हो जा रहा है, तो ये मेरा सेट ई हो गया। समझ पा रहे हो ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में अच्छे से अगर हम पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका हम लोगों को एलिमेंट को लिस्ट करना है, मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके एलिमेंट्स को डायरेक्ट पुट करते हैं। सिंपल क्या बोल रहे हैं, ए एक तरह का सेट दिया हुआ है जिसमें हमको एक्स एलिमेंट गिवन है, वो किस टाइप का, ऑड नेचुरल नंबर बताना है। एक्स में कौन है, ऑड नेचुरल नंबर, तो ए के अंदर ऑड नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है। वैसे ही सेट बी की बात करें तो सेट बी में मेरे पास किस टाइप का एलिमेंट मौजूद है, इंटीजर्स मौजूद है जो -0.5 से लेके 4.5 के बीच में होने चाहिए। तो अगर हम बात करें -0.5 से लेके 4.5 की, तो इसके बीच में हमको बस इंटीजर्स बताना है ना, तो इंटीजर्स तो पॉइंट में लिखा जाता है नहीं, तो इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन आएगा, तो हम इसके बीच के इंटीजर्स की बात करें तो मेरे पास एक 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर यहां से 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बीच में मेरे पास बस इतना ही इंटीजर्स मौजूद है, तो यानी कि सेट बी के अंदर कौन कौन आ जाएगा, 0 1 2 3 4, ये मेरे पास सेट बी के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है। उसी तरीके से अगर हम सेट सी की बात करें तो सेट सी के अंदर एलिमेंट पता करते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स इज अ इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर्स है, और किस टाइप के इंटीजर्स है, जिसका स्क्वायर करने पे क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो मतलब हमको वैसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 4 हो जाए या उससे कम हो जाए। तो कौन कौन नंबर है, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है, 4 से आगे तो जाना ही नहीं, मतलब ये तो कंसीडर कर ही नहीं सकते, मतलब x 1 और 2 ही हम ले सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 आ जाएगा, क्योंकि हमको 1 और 2 ही लेना है, जिसका स्क्वायर करने पे जो मेरा वैल्यू आना चाहिए वो लेस देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मतलब कि x को हम क्या ले सकते हैं, 1 और 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड तक हो गया। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या कह रहा है कि हम लोगों को एक एक्स दिया है जिसका लेटर क्या होना चाहिए, वर्ड लोयल से होना चाहिए, मतलब कि डी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो लोयल वर्ड के लेटर्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग का डी सेट के अंदर हमको वैसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहां से आ रहे हैं और वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हमको एक एल लेटर नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम एल लिख देंगे। एल यहाँ पे 2 जगह रिपीट हो रहा है, बट हमको रिपीटेड में से एक ही लिखा जाता है, तो एल हो गया मेरा, एक ओ है, एक वाई है, एक ए है, ओ वाई और ए। तो इस तरीके से मेरा डी सेट तैयार हो गया। वहीं बात करें ई सेट की, तो ई सेट के अंदर हमको वैसे एलिमेंट्स को फिल करना है, मतलब कि एक्स के बारे में क्या बताया जा रहा है, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब हमको ईयर का वैसे मंथ का नाम बताना है जिसके पास 31 डेज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कौन कौन से मंथ्स में 31 डेज होता है। तो हम लोग को ये तो मालूम है कि जनवरी हो गया, फरवरी छोड़ के मार्च हो गया, अप्रैल छोड़ के मई हो गया, जून छोड़ के जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर छोड़ के अक्टूबर हो गया, नवंबर छोड़ के दिसंबर हो गया। ये सारे मंथ्स हैं। इन सभी मंथ्स में कितने दिन मौजूद होते हैं, 31 डेज का ये सारे मंथ्स होते हैं। ये सारे मंथ्स के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। और हमसे पूछा है मंथ्स का नाम जिसके पास 31 डेज नहीं होता, तो इसके अलावा जो मंथ बच गया उनके पास 31 डेज नहीं होगा। तो जनवरी अगर हम वहां लिख चुके हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, मार्च वहां लिख चुके हैं तो यहाँ अप्रैल आ जाएगा, मई वहां लिख चुके हैं तो यहाँ जून आ जाएगा, जुलाई वहां लिख चुके हैं, अगस्त लिख चुके हैं तो यहाँ पे सितंबर आ जाएगा, एंड नवंबर आ जाएगा। ये सारे मंथ्स है जिनके पास 31 डेज नहीं होता है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम लोगों को एक सेट एफ दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो एक्स के बारे में क्या बताया गया है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, मतलब एफ के अंदर वैसे एलिमेंट आएंगे जो क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। कहाँ, इंग्लिश अल्फाबेट में, विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले तक का हमको बताना है क्या, कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो क्या क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब हमको के से पहले तक का एलिमेंट्स की बात करनी है, ठीक है। अब वोवेल नहीं ले सकते, तो ए मेरा खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, आई खत्म हो गया।
इसके अलावा जो बच गया वो एफ सेट में आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, जे आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स मेरे एफ सेट में मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट साइड। मतलब कि हम लोगों को लेफ्ट साइड में कुछ रोस्टर फॉर्म दिया है, उसको मैच करना है राइट साइड के सेट बिल्डर फॉर्म से। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को ये तो गिवन एलिमेंट, हम एक काम करते हैं राइट साइड से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं और लेफ्ट साइड से मैच कर देंगे। तो हम लोग को ये सेट में क्या दिया है, हम लोगों का ये सेट है प्राइम नंबर्स का और वो 6 का डिवाइजर होना चाहिए। तो बताओ कौन ऐसा प्राइम नंबर है जो 6 का डिवाइजर होता है। तो हमको अच्छे से पता है 2 और 3 ऐसा प्राइम नंबर है जो 6 का डिवाइजर हो जाएगा। तो 2 3 कहां पे मैच हो रहा है, यहां पे। तो ये ए से मेरा मैच हो जाएगा इससे। वही बात करें बी नंबर, तो हमको क्या बताना है, ऑड नेचुरल नंबर बताना है 10 से कम। तो 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, 1 3 5 7 9। तो 10 से कम मेरा ऑड नेचुरल नंबर ये 5 हो गया, मतलब कि इसको हमको इससे मैच कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर बताना है और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 6 का डिवाइजर कौन कौन हो सकता है, 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है। मतलब कि ये वाला सेट से हमको मैच करना पड़ेगा क्योंकि ये एलिमेंट मैच कर जा रहा है। तो एक बच्चा वो मैथमेटिक्स का है वो इसी से मैच कर जाएगा, वो तुम क्लियर कट देख के समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो गिवन एग्जांपल्स है उसमें से कौन नल सेट है। तो नल सेट होता क्या है, ऑलरेडी हम लोग लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो मैं आपको समराइज कर देता हूं। नल सेट किसको बोलते हैं, वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, खाली सेट, ब्लैंक सेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नल सेट बोल देंगे। तो नीचे एग्जांपल्स में चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल होने वाले हमको ऑड नेचुरल नंबर बताना है। तो अगर हम ऑड नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। अब क्या ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल होगा, कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस टाइप का जो सेट होगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिल पाएगा। कोई ऑड नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है दुनिया में जो 2 से डिविजिबल हो, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहां जो सेट बनेगा मेरे पास वो क्या होगा, खाली हो जाएगा, कोई भी सेट नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। इसका मतलब ये क्या है, मेरा नल सेट है। नल सेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हमसे इवन प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो क्या कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, जो मेरा 2 है वो इवन प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेट बन रहा है उसमें एक एलिमेंट आ गया ना, ये खाली सेट तो नहीं रहा। इसका मतलब यहां पे अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो इसको हम लोग नल सेट तो नहीं बोल पाएंगे। तो इसका मतलब ये मेरा नल सेट नहीं है। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, एक्स के बारे में बताया जा रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। और किस टाइप का नेचुरल नंबर है, जो 5 से कम होना चाहिए और 7 से आगे का होना चाहिए, मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग नंबर लाइन से बना के समझ लेते हैं। हमको वैसा एक्स का तलाश करना है जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी जो एक ही साथ में। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 5 नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हमको बताना है वैसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो मतलब कि हमको इधर से भी नंबर सेलेक्ट करना है और इधर से भी नंबर सेलेक्ट करना है एक ही बार में। तो क्या कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो एक ही बार में 5 से छोटा भी हो जाए, 7 से बड़ा भी हो जाए। तो दोनों को तो सेटिस्फाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इधर से कोई नंबर लेते हैं, सपोज दैट 4, तो अगर हम 4 लेंगे तो 4 यहां पे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 4 मेरा 5 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 4 मेरा 7 से बड़ा नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम यहां से कोई नंबर 8 लेते हैं तो 8 अगर हम यहां रखेंगे तो ये 7 से बड़ा हो जाएगा, ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन 8 मेरा अगर हम यहां रख देंगे तो 8 5 से छोटा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि इस सेट के अंदर कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है जो इसको और इसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नल सेट बोल देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। यहां पे हम लोगों को 2 पैरेलल लाइंस की बात की गई है, मतलब कि हमको ये कह रहा है ना
कि मेरे पास दो पैरेलल लाइंस दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सेट में कि कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो दो पैरेलल लाइंस में इंटरसेक्ट करता हो, मतलब कॉमन पॉइंट। तो दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो कॉमन पॉइंट हमको मिलेगा कोई भी दो पैरेलल लाइंस में नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सेट तैयार होगा उसके अंदर भी कोई कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट कब मिलता है? जब मेरा दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हमको कोई कॉमन पॉइंट मिलता है, लेकिन जब कोई लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं तो इस टाइप का सेट में क्या होगा? खाली जगह रह जाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? नल सेट कह देंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब 2 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमसे पूछ रहा है गिवन सेट में कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं सेट के एलिमेंट्स को, इनफाइनाइट का मतलब वैसे सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पहला सेट दिया द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। मंथ ऑफ ईयर का सेट दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो एक ईयर में टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर करके दिसंबर तक। तो यहाँ पे टोटल 12 मंथ्स है, तो उसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं ना। और अगर हम काउंट कर पा रहे हैं इसका मतलब ये जो सेट है वो मेरा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। काउंट कर पा रहे तो फाइनाइट हो गया। वैसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2 में अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मेरे पास एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है एंड आगे डॉट 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 दे दिया। मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा। और जब ये खत्म ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। और जब हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ये जो सेट है वो मेरा क्या सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट कहला जाएगा। समझ पा रहे हो ना। वैसे इस वाले सेट की बात करें तो इस वाले सेट में क्या दिया गया? एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3 है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ऐसे करते 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 99 100 लास्ट एलिमेंट दे दिया इस सेट में 100 है। मतलब टोटल एलिमेंट हमको बता दिया इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको इस सेट का बता दिया कितना है? 100 है। तो 100 को तो हम काउंट कर सकते हैं ना। और जब 100 को हम काउंट कर सकते हैं तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट थोड़ी बोलेंगे। 100 को हम लोग तो काउंट कर पा रहे हैं, और जब काउंट कर पा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये जो गिवन सेट है वो मेरा क्या है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। समझ पा रहे हो ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। हमको 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर बताना है। तो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होगा? 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ऐसे करते 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 मेरे पास इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे जो 100 से बड़ा हो जाएगा। तो हम काउंट नहीं ना कर पाएंगे, और जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। उसी तरीके से हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमको प्राइम नंबर का सेट बताना है जो 99 से छोटा हो। तो एक बात बताओ, 99 से हमको छोटा लेना है तो 99 से छोटा क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। ऐसे करते 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 जो भी होगा तो उसको तो हम काउंट कर सकते हैं ना। वो 99 से छोटा है तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। और जब हम इसको काउंट कर सकते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट इसको हम बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसको हम काउंट कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमसे पूछा जा रहा है जो नीचे गिवन सेट है उसमें कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। द सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस से पैरेलल कितने लाइंस होंगे। तो अगर हम एक्स एक्सिस बनाना चाहें तो सबसे पहले हम अगर एक कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करते हैं तो ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे सवाल किया जा रहा है एक्स एक्सिस से कितना लाइन पैरेलल होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइंस बनाने की कोशिश करें तो हमको कितने सारे लाइन मिल सकते हैं? यहां हो सकता है, 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 इसके नीचे, इधर इधर। मतलब ऐसा करके हम टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं जो कि मेरा एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। तो अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना दे रहे हैं इसका मतलब वो अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल हो गया इसका मतलब यहाँ ये जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। मतलब कि ये जो पहला सेट गिवन है वो मेरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट
सेट हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेट्स की, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं 26। तो 26 को तो हम इजिली काउंट कर सकते हैं, और अगर हम इसको काउंट कर सकते हैं तो इसको तो हम फिर बोलेंगे फाइनाइट सेट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 का मल्टीपल्स हमको बताना है, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल्स कौन कौन हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, खुद 10 हो जाएगा, साथ ही साथ 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस तरीके से हम देखें तो कितना सारा नंबर मिल सकता है जो 5 का मल्टीपल्स होगा। इनफाइनाइट नंबर्स हमको मिल सकता है जो 5 का मल्टीपल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग काउंट नहीं ना कर सकते हैं, और जब हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट। ये जो मेरा सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। वहीं अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। अर्थ पे एनिमल्स कितने रहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आदमी चाहेगा तो एनिमल्स को तो काउंट कर सकता है ना, कि जैसे ये मेरे पास अर्थ है, तो अर्थ में कितने एनिमल्स हैं। तो अगर प्रैक्टिकली हम सर्वे कर दिया जाए तो इसको तो काउंट कर पाना पॉसिबल है ना, कि अगर हम रीजन वाइज रीजन बांट दे कि इतना दूर के एनिमल्स को कोई ये लोग काउंट करेगा, इतने दूर के एनिमल को ये लोग काउंट करेगा, इतने दूर के एनिमल्स को ये लोग काउंट करेगा, इतने दूर के एनिमल्स को ये लोग काउंट करेगा, इतने दूर के एनिमल्स को ये लोग काउंट करेगा, ठीक है। और सब कोई लास्ट में इसको ऐड कर देगा, तो हम तो पता कर सकते हैं ना कि अर्थ के ऊपर टोटल नंबर ऑफ क्या बोल रहे हैं, एनिमल्स कितने हैं। तो इसका मतलब अर्थ पे जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और जब हम इसको काउंट कर सकते हैं तो इसको इनफाइनाइट सेट तो बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोल देंगे, ये जो मेरा सेट गिवन है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल का हमको सेट बताना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे हम एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको जूनियर क्लासेस में भी देखे थे, 10 में भी देखे थे, 9 में भी हम लोग देखे थे कि जो यहाँ पे सेंटर में होता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसी को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिन बोलते हैं, 0 0, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सर्कल बताओ जो पास करेगा ओरिजिन से। तो कितना सर्कल पास कर सकता है ओरिजिन से, हो सकता है मेरा जो सर्कल हो वो छोटा सा हो सकता है सर्कल उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है सर्कल मेरा इधर से एक पास कर जाए, हो सकता है एक सर्कल मेरा ऐसा सर्कल हो या उससे छोटा सर्कल हो, या हो सकता है उन सभी से बड़ा सर्कल मेरा हो जाए, हो सकता है उससे भी हम बड़ा सर्कल बना दे। तो ऐसे करके यहाँ जो ओरिजिन से हम कितना सर्कल पास करवा सकते हैं, सर्कल मतलब ओरिजिन से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल को पास करवा सकते हैं। इसका मतलब ये जो सेट होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी इक्वल और नॉट। मतलब हमसे पूछा जा रहा है ना कि यहाँ पे कुछ सेट गिवन है ए और बी, और हमसे पूछा जा रहा है कि जो सामने में सेट गिवन है वो इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं इक्वल सेट किसको बोलते हैं। इक्वल सेट वैसे सेट को बोलते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स मौजूद हो। इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, मतलब कि सेम एलिमेंट मौजूद होना चाहिए उस सेट के अंदर। अगर सेम एलिमेंट मौजूद होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वल सेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इक्वल सेट बोल देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास सेट ए गिवन है, सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 एलिमेंट्स है। वहीं अगर बात करें बी के अंदर, तो बी के अंदर भी अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। ऑर्डर से मैटर नहीं करता, ऑर्डर आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बस हमको ये देखना है कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है। तो यहाँ भी जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ए बी सी डी है। यहाँ भी जो एलिमेंट्स है क्या है, ए बी सी डी। मतलब अगर हम देखें तो जो सेट ए और बी सी डी दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद है। इसके अंदर भी यही एलिमेंट मौजूद है, इसके अंदर भी यही एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब ये जो सेट गिवन है वो क्या है, इक्वल सेट है। ये जो सेट गिवन है वो क्या है, इक्वल सेट है। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमेंट अगर हम चेक करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या क्या है, 4 8 12 16। बी के अंदर देखते हैं 4 8 12 नहीं है, 16 है। अब हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 12 एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 18 एक्स्ट्रा है। मतलब ये एलिमेंट दोनों में मैच नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स आ गया। तो इसका मतलब दोनों के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स है, और अलग अलग एलिमेंट्स है दोनों के अंदर, तो इसका मतलब इन दोनों को हम इक्वल
नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये दोनों सेट मेरा इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा इक्वल नहीं है। वही बात करें 3 नंबर में, तो 3 नंबर में एलिमेंट क्या क्या है मेरे पास सेट में 2 4 6 8 10, 5 एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। बी के अंदर देखते हैं, बी के अंदर हमको क्या बोल रहा है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। हमको इसके अंदर कौन सा एलिमेंट लेना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है जो 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब 10 से छोटा या 10 के बराबर इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होगा, 2 4 6 8 10। ये एलिमेंट्स 10 से छोटा या 10 के बराबर है और साथ ही साथ इवन इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहां भी एलिमेंट्स देखे तो 5 एलिमेंट्स है, यहां भी देखे तो 5 एलिमेंट्स, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल सेट हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब वहीं फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए सेट दिया हुआ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल्स दिए पूछा जा रहा है, ठीक है। अब 10 का मल्टीपल्स कौन कौन हो सकता है, तो मेरे पास 10 का मल्टीपल 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा मल्टीपल्स 10 का। सामने यहां जो सेट दिया वो क्या दिया हुआ, 10 15 20 25 30, आगे आएगा 35, देन फिर आएगा मेरे पास 40। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 15 जो मेरे पास गिवन है, यहाँ पे 25 गिवन है या 35 गिवन है, क्या ये सेट ए में मौजूद है, नहीं। सेट ए में तो ये सारे एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, और जब सेम एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो ये दोनों सेट मेरा इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। जो हम लोगों को गिवन क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या वो सेट गिवन है जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो हम लोगों को एक सेट ए दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 2 और 3 है, और एक और सेट दिया है बी। अब उसके अंदर हम लोगों को एलिमेंट्स नहीं दिया है, लेकिन हमको इसके अंदर से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के 9 क्लास का फॉर्मूला सिंपल है, तो सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 6 है ना, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर हम यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अच्छे से देखें तो x का वैल्यू एक मेरे पास -2 आ रहा है, एक -3 आ रहा है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर एलिमेंट -2 3 है और इसके अंदर एलिमेंट 2 3 है, तो दोनों का एलिमेंट तो अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो दोनों गिवन सेट है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ए एक सेट दिया है और उसके अंदर कुछ ये वर्ड से एलिमेंट बनाना है, ठीक है। मतलब ये बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में हम आगे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हम लिखना चाह रहे हैं। एलिमेंट्स हमको मिलेगा किससे, इस वर्ड फॉलो से मिलेगा, ठीक है। अब हम एलिमेंट्स किस टाइप का लिखते हैं, रिपीटेड टर्म्स को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो एक हमको एफ नजर आ रहा है तो हम एफ लिख देंगे। उसके बाद हमको ओ 2 जगह नजर आ रहा है तो हम 2 जगह काट के बस एक ही ओ लिखेंगे। एल भी हमको 2 जगह नजर आ रहा है तो 2 एल के बदला भी हम सिर्फ एक ही एल लिखेंगे, और एक डब्ल्यू नजर आ रहा है तो डब्ल्यू लिखेंगे। तो मतलब कि पहला सेट में से मेरे पास 4 एलिमेंट्स मिले। वहीं बात करें दूसरे सेट में, तो दूसरा सेट में भी हम अगर चेक करने की कोशिश करें तो एलिमेंट क्या क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ, चारों सिंगल एलिमेंट, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे डब्ल्यू ओ एल एफ। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ए के अंदर और बी के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मौजूद है ना। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू है तो यहाँ पे भी मेरे पास डब्ल्यू है, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे भी ओ है मेरे पास, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी एल है मेरे पास, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ है। इसका मतलब जो ये सेट गिवन है वो क्या है मेरे पास, इक्वल सेट है। यहाँ पे जो सेट गिवन है वो क्या है, इक्वल सेट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। तो देखिए 6 नंबर क्या कहता है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। मतलब हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 सेट्स गिवन है, ठीक है। इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि हमको सिलेक्ट करना है इक्वल सेट्स को, कि कौन कौन इक्वल है। तो वैसे सेट को इक्वल बोलेंगे जिसके पास इक्वल सेम एलिमेंट्स मौजूद है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, सेट ए की बात करें तो ए के पास कौन कौन एलिमेंट्स है, 2 4 8 12 है। तो हम देखते हैं 2 4 8 12 कहाँ पे है।
2 4 8 12 कहीं भी नहीं है, मतलब इससे कोई मैच नहीं कर रहा है। बी सेट की बात करते हैं, 1 2 3 4 चेक करते हैं 1 2 3 4 कहाँ पे है, 1 2 3 4 मतलब मैच कर गया मेरा बी से डी, मतलब कि मेरा कौन कौन पेयर एक बना, एक बी और एक डी का पेयर बन गया, ये दोनों इक्वल सेट हो गए, ठीक है। वहीं अगर हम सी की बात करें 4 8 12 14 ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये सिंगल है, इसको भी छोड़ देते हैं। ई की बात करें, ई -1 +1 और कहीं है, हाँ जी से मैच कर रहा है, -1 +1, इसका मतलब ई और जी सेट मेरा इक्वल हो जाएगा। वहीं हम यहाँ पे देखें तो यहाँ 0 ए है, 0 ए कहीं भी मौजूद नहीं है, यहाँ 0 1 है कहीं भी मौजूद नहीं, इसका मतलब मेरा बी और डी एक इक्वल पेयर बन रहा है और एक ई और जी इक्वल पेयर बन रहा है, बाकी कोई भी जो पेयर है वहां पे इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल, मतलब हमको ये सिंबल फिल करके दिखाना है कि कौन सबसेट होगा कौन सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग फोर्थ लेक्चर देख चुके हो तो आपको आसानी से समझ में आएगा किसको सबसेट बोलते हैं और किसको सबसेट नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग बिना लेक्चर देखे डायरेक्ट आ गए हो समझने के लिए तो हो सकता है थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फोर्थ लेक्चर देख लें, समझ लें सबसेट के बारे में क्या क्या होता है, देन आप इस लेक्चर को देखिए, आराम से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 4। अब हमको ये पता करना है कि ये जो गिवन सेट है क्या ये सबसेट है इस बड़े वाले सेट का। तो सबसेट किसको बोलते हैं कि जो सामने सेट गिवन होता है अगर उसका सारा एलिमेंट सामने वाले सेट में आ जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे, सबसेट बोल देंगे, ठीक है। तो क्या इसका सारा एलिमेंट सामने वाले सेट में आ रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, तो यहां अगर हम देखें तो 2 है 3 है 4 है, एलिमेंट सामने वाले सेट में मौजूद है। इसका मतलब ये जो गिवन सेट है वो इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका मतलब ये मेरा सबसेट है, ठीक है। वैसे ही अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी है, लेकिन यहां अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ए है ही नहीं, बी तो है सी तो है लेकिन ए नहीं है। और सबसेट होने के लिए ये कंडीशन होता है कि सारा एलिमेंट सामने वाले सेट में मौजूद होना चाहिए, मगर ए तो मौजूद है ही नहीं, इसका मतलब ये मेरा सबसेट नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। एक्स मेरा क्या है, एक स्टूडेंट है क्लास 11 का हमारे स्कूल में, ठीक है। अब यहाँ पे सामने सेट क्या दिया, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब पूछ रहा है कि क्या 11 क्लास का बच्चा, क्या 11 क्लास का बच्चा जो स्कूल में है वो क्या इस स्कूल के बच्चे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो बिल्कुल कहलाएगा। अगर हम 11 क्लास का कोई भी बच्चा ले 11 क्लास का कोई भी बच्चा अगर हम उठा ले तो वो इस वाले स्कूल का स्टूडेंट नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ये इस स्कूल का ही ना स्टूडेंट कहलाएगा। 11 का बच्चा ले या 10 का बच्चा ले वो स्कूल का ही ना स्टूडेंट कहलाएगा। मतलब ये जो गिवन सेट है वो उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये जो सेट का कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है ना सामने वाले सेट का कंडीशन का। यहाँ पे वैसा बच्चा है जो 11 का स्टूडेंट है और यहाँ पे वैसा बच्चा है जो स्कूल का स्टूडेंट है, तो यार 11 का जो बच्चा होगा वो स्कूल के स्टूडेंट ही ना कहलाएगा। तो मतलब कि 11 का बच्चा एक तरह से स्कूल का ही ना स्टूडेंट है, मतलब ये मेरा सबसेट हो जाएगा। सबसेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि 11 का बच्चा ही स्कूल का स्टूडेंट कहला रहा है। मतलब यहाँ पे जो गिवन है वो यहाँ के अकॉर्डिंग भी सेटिस्फाई कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे जो है एलिमेंट्स क्या यहाँ सेटिस्फाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे सारा एलिमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन हम 11 का कोई भी बच्चा अगर यहाँ से हम उठाएंगे तो वो स्कूल का बच्चा कहलाएगा ही। इसका मतलब ये मेरा सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, X इज अ सर्कल इन अ प्लेन। अब हमको एक सर्कल दिया गया है प्लेन में और यहां पे हमको क्या बोला है, X इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे वैसा सर्कल का कलेक्शन है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जैसे हम ये कंसीडर करते हैं सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे सिर्फ सर्कल का बात किया गया, अब सर्कल कुछ भी हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं मेरा सर्कल है, मान लेते हैं 500 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो क्या 500 सेंटीमीटर का सर्कल इसके अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब ये मेरा सबसेट नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है।
क्या ट्राइंगल रेक्टेंगल के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये मेरा सबसेट नहीं है। समझ पा रहे हैं? एकदम सिंपल है, बस हमको देखना है कि ये वाला सेट उसके अंदर कंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमको क्या बोला? एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यहाँ पे एक्स क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ पे क्या है? एक्स ट्राइंगल है मेरे पास। अब ट्राइंगल हो सकता है इक्विलेटरल भी हो जाए, आइसोसेलेस भी हो जाए, या फिर स्केलेन ट्राइंगल भी हो जाए। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास गिवन, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इस वाले ट्राइंगल में कंटेन हो ही जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल दिया। अब ट्राइंगल हो सकता है इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलेन हो, सब ट्राइंगल इसके अंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो सिर्फ क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर जा रहा है ना, कंटेन कर ले रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा है वो क्या है? सबसेट बन जा रहा है। इसका मतलब ये मेरा सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? x इज अ इवन नेचुरल नंबर। x यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है? इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8 इस टाइप का नंबर होगा। और यहाँ पे x क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके नंबर चलता जा रहा है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 वो तो इसके अंदर होगा ही ना। 2, 4, 6, 8, 10 जो भी आएगा तो सारा इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर तो कंटेन हो ही जा रहा है, उसके अंदर तो आ ही जा रहा है। इसका मतलब ये जो है ये सबसेट बना दे रहा है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो ये सिंपल है क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बस इसमें एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जो सामने का सेट है उसका सारा एलिमेंट सामने वाले में कंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कंटेन हो रहा है तो सबसेट, कंटेन नहीं हो रहा तो सबसेट नहीं है। बस यही चीज ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमसे पूछ रहा है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हमको पता करना है ये जो कंडीशन दिया वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है ना, एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है ए और बी, और सामने एक और सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है ए, बी और सी, 3 एलिमेंट है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो सेट है क्या ये सेट का सारा एलिमेंट सामने वाले सेट के एलिमेंट के अंदर आ रहा है? तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो सामने वाले सेट में ए और बी मौजूद है, मतलब कि ये सेट का सारा एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये जो है सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। बट गिवन क्या है? ये सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये गलत दिया हुआ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो सबसेट है बट क्वेश्चन क्या बोल दिया? ये सबसेट नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है ए और ई, और सामने एक और सेट है जो क्या है? वोवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स का। वोवेल इंग्लिश अल्फाबेट्स का मतलब क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन है? ए और ई है, और ए और ई तो इस सेट में मौजूद है ही। इसका मतलब ये इसका सबसेट कहलाएगा। ये एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इस सेट की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 2 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये सबसेट नहीं कहलाएगा। बट यहाँ पे गिवन क्या है कि ये सबसेट गिवन है। इसका मतलब ये क्या है? मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सबसेट नहीं है हो रहा है, बट गिवन क्या है? सबसेट है। ठीक है, वहीं अगर बात करें 4 नंबर में, 4 नंबर क्या कह रहा है? एक सेट है जिसके अंदर ए एलिमेंट्स है। क्या ये ए एलिमेंट सामने वाले सेट में मौजूद है? तो बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, वहीं 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर में एक सेट है, उसका एक सेट है जो क्या है? ए एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, और सामने एक और सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद है, ए, बी और सी। लेकिन यहाँ पे हमको सबसेट ना देकर के बिलोंग्स टू दे दिया है। अब एक चीज ध्यान में रखना है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है ना एलिमेंट्स बिलोंग करता है सेट के अंदर। यहाँ तो सेट ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये गलत है। गलत क्यों है? जैसे समझने की कोशिश करेगा अच्छे से, मैं फिर से बता रहा हूं। यहाँ पे मेरे पास सेट दिया हुआ है ए, बी, सी दिया है। अगर हमसे पूछता है कि क्या ए एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है, तो हम बोल देते हैं हाँ मौजूद है, यहाँ पे ए एलिमेंट मौजूद है। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेट ए, बी, सी दे दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या सेट ए पूरा पूरी इसके अंदर आ रहा है? तो पूरा पूरी नहीं ना आ रहा है, सिर्फ एलिमेंट ए आ रहा है। इसका मतलब ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। ये होता तब ना सही होता। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो सही कब होता? अगर हमको ये ए सेट को कंटेन कराना है तो हमको कुछ इस तरीके से लेना पड़ता कि एक सेट है जिसके अंदर ए एलिमेंट मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद। अगर इस तरीके से होता तब हम बोल देते कि हाँ ये जो ए सेट है
वो इस सेट के अंदर पूरी मौजूद है, पूरी मौजूद है, तो ये सही हो जाता। मगर यहाँ पे नहीं है, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये पूरा सेट इसके अंदर मौजूद नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब ये पूरा उसके अंदर आना चाहिए, लेकिन क्या ये पूरा सेट उसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, सिर्फ ये एलिमेंट ना आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। 6 नंबर क्या कह रहा है? एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर कौन होगा? 2 4। 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर हो गया। अब यहाँ पे सेट क्या बोल रहा है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। हमसे पूछ रहा है ऐसा नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता है। 36 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 12 करता है, 36 करता है, और साथ में एक 18 भी करता है। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करते हैं। तो क्या 2 4 उसके अंदर आ रहा है? ये जो सेट गिवन है 2 4, क्या 2 4 एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है? तो हाँ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 मौजूद है, इसका मतलब ये सबसेट है। मतलब यहाँ पे जो गिवन है सबसेट वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। समझ पा रहे हैं ना 2 नंबर कैसे बनाए? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 को भी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए बी सेट, मतलब ए का कुछ वैल्यू दिया है, ए मेरा सेट है और उसका कुछ ये एलिमेंट्स है, और हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हमसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ये सेट को अच्छे से आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर सेट समझ में आ गया तो बाकी का क्वेश्चन इजी है। देखिए यहाँ पे ना हमको एक सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, उस सेट के अंदर हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे? एलिमेंट 1 2 3 4 5 इस टाइप से एलिमेंट मौजूद होता था। बट यहां पे जो सेट गिवन है उसके अंदर एलिमेंट मेरे पास क्या क्या 1 है, 2 है, एक ये एलिमेंट गिवन है और एक 5 है। इस सेट में हमको टोटल 4 एलिमेंट्स गिवन है। अब यहां पे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे जो ये 3 4 है ना, दो अलग अलग नंबर ना हो करके बल्कि एक ही एलिमेंट है वो। 3 और 4 दो अलग अलग नंबर ना हो करके बल्कि एक ही नंबर है। क्या बोल रहे हैं? दो अलग अलग नंबर ना होकर के बल्कि एक ही नंबर है। मतलब कि ए के अंदर मेरे पास कौन है, कौन एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3, 4 है और 5 है। ये 4 एलिमेंट्स जो है मेरे पास ये सेट ए के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है। यहां पे 4 एलिमेंट्स है, इसको दो अलग अलग एलिमेंट हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये सिंगल एलिमेंट है। क्या है? सिंगल एलिमेंट है, मतलब कि ये सब बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमसे इस पे बेस कुछ सवाल किया गया है तो हम लोग सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो बताएं वो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वो दो अलग अलग एलिमेंट ना हो करके बल्कि सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 2, ये सिंगल एलिमेंट 3 और ये 4 एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि 3 और 4 सबसेट। अच्छा, यहां सबसेट और बिलोंग्स टू से रिलेटेड भी हम एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट एक सेट लिए 1 और 2, यहां सबसेट का साइन लगा दिए, यहां 1 2 3 लिख दिए, और यहां पे अगर हम 1 लिखते हैं, ठीक है, और यहां बिलोंग्स टू का साइन लगा दिए 1 2 3, और यहां पे हम एक और लिखते हैं, जैसे हम यहां सपोज दैट 1 लिख दिए और यहां हम बिलोंग्स टू का साइन लगा दिए, और फिर वही सेट लिखते हैं 1 2 3, और हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। यहां 1 लिख दिए और यहां हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगा दिए, यहां पे हम 1 लिख दिए, यहां 2 लिख दिए, यहां 3 लिख दिए। अब यहां से ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर हमको क्वेश्चन सबसेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सबसेट पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको यहां पे चेक करना पड़ेगा यहां पे सेट है कि नहीं। अगर यहां पे सेट है मेरे पास तभी हम सबसेट बोल पाएंगे, वरना नहीं बोल पाएंगे। तो यहां पे सबसेट है तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा यहां पे ब्रैकेट देके सेट बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो यहां सबसेट है, यहां ब्रैकेट देके सेट बनाया गया है, इसका मतलब ये सेट है, तो ये सबसेट वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब अगर सबसेट हमको यहां दिया है और यहां सेट बना हुआ है तो हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं ना, अगर यहां सबसेट का सिंबल है तो हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा यहां सेट है कि नहीं। हाँ, यहां सेट है, तो सेट तो है। उसके बाद हमको चेक करना पड़ेगा यहां जो गिवन एलिमेंट है 1 और 2, क्या ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। अगर वो गिवन एलिमेंट मौजूद होगा तो हम सबसेट बोल देंगे, सबसेट बोल देंगे। एलिमेंट चेक करना है, सबसेट में हम क्या चेक कर रहे हैं? एलिमेंट चेक कर रहे हैं। हम क्या बोले, फिर से ध्यान दीजिएगा।
अगर सबसेट का हमको सिंबल दिख गया तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एलएचएस में मेरे पास सेट है कि नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर में हम ये चेक करेंगे कि इसका जो एलिमेंट्स है सामने वाले सेट में है कि नहीं है। ये चीज हमको चेक करना पड़ता है सबसेट में। वहीं अगर हम बिलोंग्स टू की बात करें तो बिलोंग्स टू में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि यहां जो भी नंबर होगा वो पूरी सेट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ 1 है, सेट के अंदर यहाँ 1 है, आ रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन वहीं यहाँ पे हम देखते हैं क्या किस चीज का सिंबल है, बिलोंग्स टू का है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पूरा एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पूरा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, सिर्फ 1 है। लेकिन हमको क्या चाहिए, करली ब्रैकेट के साथ इसके अंदर चाहिए। इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। फिर से यहाँ एक और एग्जांपल है, यहाँ बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ कि इसका पूरा ये एलिमेंट सामने वाले में हमको चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा एलिमेंट सामने वाले के अंदर है, इसका मतलब ये बिलोंग कर जा रहा है, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट है। तो अभी हम जो चीज बताए हैं इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में हमको यहाँ पे नजर क्या आ रहा है, सबसेट नजर आ रहा है। अगर सबसेट नजर आया तो मेरा पहला काम है यहाँ चेक करना ब्रैकेट है कि नहीं है। ब्रैकेट है, इसका मतलब सामने वाला सेट है। अब दूसरा काम यह है कि यहाँ जो गिवन एलिमेंट्स है 3 और 4 को हमको ढूंढना है सेट ए के अंदर। तो सेट ए के अंदर 1 है, 2 मौजूद है, ये एक सेट मौजूद है और एक 5 मौजूद है। क्या 3 4 मौजूद है ए के अंदर? ये सिंगल सेट कहलाएगा मेरा, ठीक है। तो 3 4 ए के अंदर मौजूद नहीं, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। यहां मेरे पास बिलोंग्स टू का सिंबल है, क्या है, बिलोंग्स टू का सिंबल दिया गया, ठीक है। तो अगर मेरे पास बिलोंग्स टू का सिंबल दिया गया, यहां पे बिलोंग्स टू का सिंबल दिया गया, इसका मतलब हमको ये पूरा एलिमेंट को तलाश करना पड़ेगा ए के अंदर कि ये पूरा ए के अंदर है कि नहीं है। ये गलत है मतलब, ठीक है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ जो ये पूरा एलिमेंट है सेट ए के अंदर है कि नहीं, 3 4। तो हाँ, हम देख पा रहे हैं ब्रैकेट के साथ 3 4 सेट ए के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ सबसेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको तलाश करना पड़ेगा ब्रैकेट है कि नहीं। हाँ, ब्रैकेट है। अब दूसरा बार में हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि अंदर का एलिमेंट सेट ए में है कि नहीं। मतलब यहाँ एलिमेंट क्या है, अंदर का 3 और 4 है। तो हमको चेक करना पड़ेगा 3 4 ए के अंदर है कि नहीं। तो हाँ, ब्रैकेट के साथ 3 4 ए के अंदर है, इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास सिंबल है बिलोंग्स टू का, तो हमको चेक करना पड़ेगा क्या पूरा 1 ए के अंदर है। तो हम देखेंगे हाँ, पूरा 1 ए के अंदर है, इसका मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ सबसेट का साइन दिया है, सबसेट का साइन दिया, चेक करेंगे यहाँ ब्रैकेट है, तो यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं, ब्रैकेट है, काम खत्म, ये सबसेट हो ही नहीं सकता। सबसेट होने के लिए इसको सेट होना पड़ेगा, जो कि ये सेट है ही नहीं, खत्म हो गया। यहाँ पे सबसेट का सिंबल है, तो हम यहाँ चेक करेंगे यहाँ ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट है। दूसरा बार हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है 1 2 5 क्या ए के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम चेक करते हैं, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 5 भी है, 2 भी है, ए भी है। मतलब ये एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं बिलोंग्स टू है, तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि 1 2 5 पूरा को हमको ए के अंदर आना पड़ेगा ब्रैकेट के साथ, बट ब्रैकेट के साथ 1 2 5 एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। यहाँ सबसेट है, सबसेट का मतलब यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए, तो यहाँ ब्रैकेट है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ जो एलिमेंट है 1 2 3 क्या ए के अंदर है। तो हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मेरे पास यहाँ पे सेट में 1 है, 2 है, लेकिन 3 नहीं है, 3 इसके अंदर पैक्ड है, मतलब 3 नहीं है। तो ये मेरा इसका सबसेट नहीं कहलाएगा, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हुआ, तो ये मेरा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है 5 क्या ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग करने का मतलब होता है ये पूरा उसके अंदर आना चाहिए। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, ठीक है। अब नल सेट बोलते हैं तो नल सेट तो बिलोंग कर ही नहीं सकता, इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स ही है, तो ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या 5 ए के अंदर कंटेन हो रहा है, तो नल सेट हमेशा हर सेट के अंदर कंटेन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये सही है। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हम नल सेट को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब ये ऑलरेडी सेट ही है, हम इसको ब्रैकेट नहीं लगा सकते। मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट, मतलब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब ये जो गिवन सेट है इसका हम लोगों को क्या लिखना, सबसेट लिखना है। तो सबसेट सबसे पहले तो कोई भी सेट का हम लोग आंख बंद करके एक सबसेट फाइव लिख देते हैं, ये मेरा एक सबसेट हो गया, और एक वही एक खुद का सबसेट होता है। तो मेरे पास यहाँ एक ही एलिमेंट ही है तो एक ही सेट बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है, तो 2 का पावर 1 यानी इसका 2 सबसेट बनेगा, और 2 सबसेट कौन हो गया, एक 5 हो गया, एक ए हो गया। वैसे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2 है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका सबसेट कितना बनेगा, 2 का पावर 2 यानी 4, तो इसका 4 सबसेट मेरे पास आएगा। एक मेरा 5 हो जाएगा सबसेट, एक मेरा इसका सबसेट ए बन जाएगा, एक इसका सबसेट बी बन जाएगा, और एक इसका सबसेट ये खुद बन जाएगा ए और बी, तो ये इसका सबसेट हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सबसेट कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं 8 सबसेट। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले एक 5 सबसेट बन जाएगा, एक 1 हो जाएगा, यहाँ हो कॉमन नहीं दिलाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक मेरा 1 2 हो जाएगा, एक मेरा 1 3 हो जाएगा, एक मेरा 2 3 हो जाएगा, और एक मेरा 1 2 3 हो जाएगा। तो ये टोटल 8 सबसेट मेरा इस सेट का बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास 5 सेट है, 5 सेट मतलब खाली सेट, खाली सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो मतलब इसका सबसेट डायरेक्ट यही हो गया, खुद का सबसेट हो गया, तो इसको लिखे क्या, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 5th नंबर में हमको क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, हमको इसको इस इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इंटरवल के फॉर्म में लिखना कितना आसान है, सबसे पहले हमको x लिखना है ना, तो सबसे पहले हम लिख देंगे x मेरा बिलोंग कर रहा है कहां से, यहाँ -4 है, तो सबसे पहले -4 लिखेंगे, और यहाँ क्या है 6 है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। उसी तरीके से यहाँ भी हमको x को कहां से लेना, -12 से -10 के बीच में, तो फिर हम लिखेंगे x मेरा बिलोंग कर रहा है कहां से, यहाँ लिख देंगे -12 से लेके -10 तक। अब यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं, यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं, इसका मतलब दोनों जगह हम ओपन इंटरवल लेंगे। यहाँ भी मेरा x बिलोंग कर रहा है कहां से, यहाँ पे हमको चेक करना है, एक तरफ मेरा 0 लिखा हुआ है, एक तरफ 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा दिए, इक्वल टू का साइन नहीं तो ओपन ब्रैकेट लगा दिए। उसी तरीके से यहाँ भी उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है कहां से, 3 से लेके 4 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, वहां भी इक्वल टू का साइन, इसका मतलब दोनों तरफ हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। समझ पा रहे हो ना, बस हमको ये देखना है कि जहां इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू, वहां क्लोज ब्रैकेट, जहां पे लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं वहां पे क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। बस यही चीज इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिखना है, ठीक है। तो जो पीछे काम करे थे वही काम यहां भी करेंगे, बट एक चीज यहां पे आप ध्यान में रखिए, जैसे कि हम एक नंबर लाइन बना के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक नंबर लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये मेरे पास नंबर लाइन दे दिया गया है और हमको पूछा गया है -3 से 0 तक। तो अगर हम यहाँ पे -3 ले लेते हैं और यहां अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ ओपन इंटरवल जैसे हम लगा दे रहे हैं, तो अगर हमको ना नंबर लाइन की बात की जाएगी ना, तो नंबर लाइन में हमको -3 से लेके 0 के बीच में हर एक वैल्यू को लेना है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, सभी नंबर को काउंट करना है। मतलब कि कुल मिला जुलाकर हमको कौन सा नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा, रियल नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हम जब भी सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व किए, वहां पे रियल नंबर ना लेकर के हम क्या लेते थे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेते थे। क्यों नेचुरल नंबर लेते थे, क्योंकि वहां पे n का हम लोगों का रिक्वायरमेंट होता था 1 2 3 4 इस टाइप का रिक्वायरमेंट होता था, ठीक है। इसलिए हम लोग उसमें इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे कि 1 से बड़ा मेरा n और 4 से छोटा n, तो वहां पे हम नेचुरल नंबर लेते थे। क्यों, क्योंकि हमको वहां 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर की जरूरत पड़ती थी। बट यहां पे हमको -3 से 0 के बीच में हर एक नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा। अब हर एक नंबर को कंसीडर करना है तो हमको कौन सा नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, रियल नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा। बस ये एक चीज ध्यान में रखना, बाकी पीछे जो काम करते थे वही काम यहां भी करना है। तो ये सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसको इजिली हम लोग समझ सकते हैं। तो जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो पीछे काम करते हैं तो वही काम यहां करेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे, x लिखेंगे सच डैट, बस यहां पे हम ये लिख देंगे कि x मेरा कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और कहां से कहां तक, -3 से लेके 0 तक, तो -3 से बड़ा होगा मेरा x और 0 से
छोटा हो जाएगा। बस ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन इस इंटरवल का। उसी तरीके से इसको भी हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे x सच डेट x मेरा बिलोंग करेगा कहां से, रियल नंबर से, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जो मेरा x है ना कहां से शुरू हो रहा है, 6 से शुरू हो रहा है और 12 तक जा रहा है, ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। साथ ही साथ एक चीज आप यहां पे और ध्यान देना है कि यहां पे मेरा क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट को काउंट करते हैं, इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन दोनों जगह लग जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब यहां क्लोज इंटरवल है इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिए। सिमिलरली यहां भी वही काम होगा, हम x एज्यूम करेंगे सच दैट x मेरा बिलोंग करेगा कहां से, रियल नंबर से, और जो मेरा x है वो 6 से बड़ा है और 12 से छोटा है, ठीक है। अब यहां पे 12 के पास हम क्लियर देख सकते हैं क्लोज इंटरवल है, तो यहां हम लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे। उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, लेस x बिलोंग करना चाहिए किससे, रियल नंबर से, ठीक है। अब 7 नंबर में आते हैं, हमको क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इसका यूनिवर्सल सेट बताना है कि कौन हो सकता है इसका यूनिवर्सल सेट, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। अगर हम राइट ट्राइंगल को देखें तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन बन सकता है, हम सेट ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर ही राइट ट्राइंगल आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल अगर हम ले लें कि एक ऐसा सेट जिसमें सब टाइप का ट्राइंगल मौजूद है, राइट ट्राइंगल मौजूद है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मौजूद है, एक्यूट ट्राइंगल मौजूद है, स्केलिन, आइसोसेलेस, जितना टाइप का ट्राइंगल है सब ट्राइंगल इसके अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर ये तो इजीली इसके अंदर आ ही जाएगा। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके लिए भी हम यही यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर ये सारा कुछ मौजूद है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं ना, सिंपल है। हमको बस ये बताना है कि इससे बड़ा एक सेट बताना है जिसके अंदर ये सेट कंटेन हो जाए। तो राइट ट्राइंगल ट्राइंगल के सेट में आ जाएगा, वैसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ट्राइंगल के सेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द सेट, एक सेट ए दे दिया हम लोगों को, एक सेट बी दे दिया है और एक सेट सी दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। मतलब यहां जो गिवन सेट है ना ए बी सी, उसके लिए पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन यूनिवर्सल सेट बन सकता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं ए बी सी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर हम ए की बात करें तो ए के अंदर मेरे पास 1 है, 3 है, 5 है। बी की बात करें तो 2 4 6 है, 2 4 6। वहीं सी की बात करें 0 है, उसके बाद 2 है, 2 ऑलरेडी हम ले चुके हैं यहां से, तो हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। 4 भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 4 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। 6 ऑलरेडी ले चुके हैं, 6 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। 8। तो इतने सारे एलिमेंट मेरे पास सेट ए के अंदर मौजूद है। टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 8 एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद है ए के अंदर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन इस सेट ए का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। टोटल एलिमेंट इसके पास 7 है और मेरे पास इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट 8 है। तो इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट कभी हो ही नहीं सकता, ये तो क्लियर कट गलत हो गया। यहाँ 5 है, इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, वहां भी है, यहाँ पे 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 8, ये हमको चेक करना है। 0 1 2 3 4 5 6 8, वो ए का सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इस सेट में 0 तो मौजूद ही नहीं, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट तो हो ही नहीं सकता ए का। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग बेसिक लेवल का सारा क्वेश्चन कर लिए एनसीईआरटी से। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।